Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 मई 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है और उस लिंक पर क्लिक करना और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हो जाता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बात क्या करी गई है, ताइवान ताइवान इंडिया को काफी सारा एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर कोविड-19 को लेकर सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। डेली बेसिस पे 3.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लगभग 3,000 लोगों की जान जा रही है डेली बेसिस पे। तो उसको देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज, लगभग मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बता दूं तो 40 नेशंस हैं जिन्होंने इंडिया को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया है ताकि इंडिया इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ सके। तो उसी के तौर पर ताइवान भी यहाँ पर एक आप कह सकते हो पोजीशन लेता है और ताइवान ने संडे में हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करवाए हैं। क्या क्या चीजें इसके अंदर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं ताइवान ने, साथ ही साथ कुछ सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए हैं ताकि आज के टाइम पर जो इंडिया के अंदर ऑक्सीजन का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है उस शॉर्टेज से हम लोग लड़ सके और जो लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन लोगों की जान हम लोग बचा पाए। तो दैट इज वाई ये एक रीजन है जो आप देख पाओगे ताइवान हम लोग को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होगा, ये सारी चीजें हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा है ताइवान। और ताइपी ताइपी ताइवान की खुद की कैपिटल है। तो अभी हम लोग अच्छे से लोकेशन देखेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया और ताइवान का ये फ्लैग है, नजर मार लेना एक बार। नाउ देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, देखो हम लोग काफी हद तक जब डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर करते हैं, यानी कि हमारा जो सुबह द हिंदू एनालिसिस आता है उसके अंदर हमने काफी बार डिस्कस किया है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंसंट्रेटर्स होते क्या हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये इस तरीके की एक छोटी सी मशीन होती है जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बोला गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, जो हमारी वायु है, आप लोगों को मालूम होगा जिस भी एयर के अंदर आप लोग रह रहे हो, जो भी एयर आपके रूम में है उस एयर में 80% नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 20% के आसपास तक ऑक्सीजन होता है और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा और अगर मैनेज करें तो 1% के आसपास और भी अदर गैसेस होती हैं। तो जो ऑक्सीजन है उसको अलग से कंसंट्रेट, उसके ऊपर कंसंट्रेट करके उसको अलग कर दिया जाता है इस मशीन में। तो देखो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पिक्चर है इसमें जो हवा है यहाँ से एंटर करती है और हवा में जैसा कि मैंने बताया 80% ऑक्सीजन, सॉरी 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन रहेगा। उसने एंटर किया, नाउ मोटर कंप्रेसर के थ्रू यहाँ पे ये हवा आई, हीट एक्सचेंजर हुई, उसके बाद टैंक के अंदर पहुंची। नाउ इस तरीके से आप देख पाओगे ये सारा प्रोसेस फुलफिल करने के बाद एक प्रोडक्ट टैंक के अंदर ये हवा पहुंचती है और ये सेपरेट कर देती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। और उसके बाद जो बची कुची हवा होती है, मतलब कि 20% तक जो भी ये हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा वो एक प्योर ऑक्सीजन होती है। लगभग 90 से लेकर 95% तक हम लोग को प्योर ऑक्सीजन मिल जाता है इस मशीन के थ्रू और फिर वही ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो लोग सरवाइव कर पाए, क्योंकि इन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही उन लोगों की डेथ हो रही है। तो ये कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं ताइवान के द्वारा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग अच्छे से लोकेशन को कवर करेंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये है इंडिया का मैप और इंडिया के कंपैरिजन में ताइवान आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न साइड में आप जाओगे इधर
फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे, यहाँ पर एज यू कैन सी ये चाइना है। चाइना से आगे जाओगे, ये है ताइवान। ताइवान की एग्जैक्ट लोकेशन ये है। ऊपर आप लोग ईस्ट चाइना सी देख पाओगे और नीचे इसके है साउथ चाइना सी। इसके बारे में याद रखना। नाउ यहाँ पे हम लोग मैप को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपी। ओके, यहाँ पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड है, जो हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे बराबर में चाइना है, पीछे आप देख पाओगे रायुकी आइलैंड है जिसको हम लोग जापान भी बोलते हैं। नीचे फिलीपीन सी देखने को मिल जाएगा और इसके वेस्टर्न साइड में, ताइवान के वेस्ट साइड में साउथ चाइना सी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हो। नाउ अब देखो, जब भी किसी भी कंट्री के बारे में बात होती है तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ताइवान की एग्जैक्टली लोकेशन बताई गई है। ताइवान को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोला जाता है, इस स्टेटमेंट को याद रखना। और इसकी लोकेशन क्या है मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्न साइड में आप लोग देख पाओगे, यानी वेस्ट साइड में चाइना देखने को मिल जाएगा, मतलब कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग पीआरसी बोलते हैं। और उसके बाद नॉर्दर्न साइड में जापान आ जाएगा और सदर्न साइड में फिलीपींस आ जाएगा। पूरे ताइवान के ये इर्द गिर्द के आप कह सकते हो नेशंस हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। मैंने अभी आपको दिखाया था, ईस्ट चाइना सी भी है, फिलीपीन सी भी है, सभी इस ताइवान के आसपास है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी मैप में अभी देख लिया है। नाउ ताइवान स्ट्रेट है जो कि पूरी तरह से सेपरेट करता है ताइवान के आइलैंड को और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को। यहाँ पे मैं आपको एक बार और लोकेशन दिखा देता हूँ। ये वाला जो रीजन है देख पाओगे, ये सेपरेट करता है चाइना को और जो है यहाँ पर ताइवान को। ओके, चलो। और अगर हम बात करें, ताइपी जो है वो ताइवान की कैपिटल है, ये हम लोगों ने देख ही लिया। ताइवान यूएन का मेंबर नहीं है क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया गया है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से। 1971 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। नाउ अगर हम लोग बात करें तो चाइना पूरी तरह से इसको अपना ही पार्ट मानता है। ताइवान ने मेंटेन करे हैं ऑफिशियल टाइज, मतलब अपने जो रिलेशंस है उसने मेंटेन करे हैं। 193 मेंबर्स हैं आज के टाइम पर जो यूएन के मेंबर्स हैं, और उन मेंबर्स में से जो 14वें नंबर पे आप कह सकते हो 14 नेशंस हैं जिनसे अपने टाइज को मेंटेन करता है, अपने रिलेशंस को मेंटेन करके चलता है ताइवान। उसमें एक होली सी भी है, होली सी भी से भी अपने जो है रिलेशंस को मेंटेन करके चलता है। नाउ हम लोग अगर बात करें इंडिया और ताइवान के रिलेशंस के बारे में, तो दोनों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफी हद तक इंप्रूव हुए हैं। लगभग 1990s से हम लोग देख ही रहे हैं, लगातार रिलेशंस इंप्रूव होते हुए आ रहे हैं, ग्रो होते हुए आ रहे हैं। और आज के टाइम पर देखोगे आप, इतना डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इन दोनों के रिलेशंस काफी हद तक ग्रो हुए हैं। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है सिटी स्कैन के बारे में। देखो, आज के टाइम पर बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनमें आप देख पाओगे थोड़े से लेकर ज्यादा लक्षण देखने को मिल जाते हैं कोविड 19 के। लेकिन फिर भी अगर वो लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाते हैं, आरटीपीसीआर मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ओके, तो ये टेस्ट करवाते हैं और इस टेस्ट के बावजूद भी क्या हो रहा है, उनका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जो कोविड के सिम्टम्स हैं वो नजर तो आ रहे हैं, लेकिन किसमें, सीटी स्कैन के कराने के बावजूद, सीटी स्कैन कराने के बाद। मतलब कि देखो है क्या, आपको यहाँ पर कोविड के सिम्टम लग रहे हैं, लक्षण लग रहे हैं, आपने जाकर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया। नाउ ये टेस्ट के अंदर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन के अंदर आपको यहाँ पर सिम्टम्स शो हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सीटी स्कैन किस तरीके से होता है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से बॉडी को मशीन के अंदर डालकर सीटी स्कैन करवाया जाता है। नाउ सीटी स्कैन को हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं, तो उसके बारे में इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, और जो है इसको पहले कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी बोला जाता था, यानी सीएटी स्कैन बोला जाता था। नाउ अब इसको सीटी स्कैन बोला जाता है, और ये एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, यानी कि इसमें रेडियोलॉजी का इस्तेमाल कर कर आपकी जो बॉडी है उसके डिटेल्ड इमेजेस लिए जाते हैं,
और उसको अच्छे से एनालाइज किया जाता है। नाउ ये जो लोग हैं जो कि सीटी स्कैन को परफॉर्म करते हैं उनको रेडियोग्राफर्स बोला जाता है, यानी कि जो भी लोग पेशेंट्स का सीटी स्कैन करवाते हैं वो उनको रेडियोग्राफर्स बोला जाता है, या फिर रेडियो टेक्नोलॉजीज के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्नोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है। नाउ सीटी स्कैनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब को रोटेट करते हैं और फिर आप कह सकते हो एक्सरेज को एक तरीके से इनको मेजर किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, फिर इनकी इमेजेस को एनालाइज किया जाता है ताकि हम लोग बॉडी पार्ट्स को और ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकें और हमें काफी हद तक बीमारियों का पता चले। ओके, कैसे होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, G7 नेशंस के बारे में बात करी गई है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, तो ये आप कह सकते हो आरंभ कर रहे हैं टूर। 4 दिन का विजिट होने वाली है, लंदन जाएंगे और लंदन में पार्टिसिपेट करेंगे एक मीटिंग में। मीटिंग किसकी होगी, वो होगी G7 कंट्रीज की, यानी कि जो टॉप के 7 नेशंस हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और इंडिया को इस मीटिंग के अंदर इनवाइट तो किया गया है बट एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पर इनवाइट किया गया है। नाउ यहाँ पे कुछ मीटिंग होगी और यहाँ पे आप देख पाओगे ये GIF काफी पुराना है तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था। नाउ बात करते हैं व्हाट आर दी नेशंस, यानी कि कौन कौन से नेशंस हैं जो कि G7 के अंदर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे आता है कनाडा, और फिर उसके बाद ये आप देख पाओगे सेकंड नंबर पर आता है जर्मनी, और फिर थर्ड नंबर पर आता है इटली, और नीचे आप देख पाओगे फोर्थ नंबर पर आता है USA, एंड देन उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है फ्रांस। ऊपर देख पाओगे सिक्स्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा UK, एंड देन सेवेंथ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा जापान। ये 7 कंट्रीज हैं जो कि G7 के अंदर आती हैं, इनको G7 बोला जाता है। अभी इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी मैं दूंगा आगे, तो थोड़ा सा आगे तक बने रहिएगा। नाउ यहाँ पे बात करी गई है G7 या फिर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में। कौन कौन से नेशंस आते हैं इसके अंदर वो मैंने ये डिस्कस कर लिया है। ये सभी कंट्रीज आपस में मिलकर साल में एक बार समिट कंडक्ट करवाती हैं, मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है, जो भी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करी जाती है इस समिट के अंदर। जो ये G7 है, अगर हम लोग बात करें तो इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि हाँ इसी कंट्री में इसका हेडक्वार्टर हो, यानी हमेशा ये अलग अलग जगह पर G7 मीटिंग हम लोगों को देखने को मिल जाती है। नाउ आते हैं कुछ एक्स्ट्रा एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। देखो जो G7 है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था 1975 में। जो टॉप की इकोनॉमीज हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो कनाडा ने इसको काफी देर बाद ज्वाइन किया था, आप कह सकते हो मतलब लगभग 1 साल हो चुका था। 1975 में इसको फॉर्म किया गया, 1976 में कनाडा ने इसको ज्वाइन किया, फिर देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने इसको अटेंड करना चालू किया 1977 से। और देखो मैं एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इनफैक्ट नोट डाउन करके रखना है। G7 नेशन को पहले G8 बोला जाता था, मतलब इसके अंदर पहले 7 नहीं 8 कंट्रीज हुआ करती थी। लेकिन वो कंट्री कौन सी थी, वो होती थी रशिया। और रशिया तो ज्वाइन किया था 1997 में, लेकिन रशिया को एक तरीके से इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक बवाल क्रिएट हो गया था। वो बवाल क्या था, रशिया ने क्या काम किया, देखो रशिया के बराबर में आपको यूक्रेन कंट्री देखने को मिलेगी। यूक्रेन का एक पार्ट था क्राइमिया। अब क्राइमिया को क्या करा, रशिया ने इसको हथिया लिया, कब्जा कर लिया इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें देखते हुए 2014 में रशिया को यहां से निकाल दिया, G8 कंट्रीज के अंदर से निकाल दिया। तब से ये जो ग्रुप है ये G7 कंट्रीज का हो चुका था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आते हैं अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। तो हमेशा आपको याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन अगर हम 2021 के बारे में बात करें 2021 में इसको ऑब्जर्व किया गया है 3 मई को। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कल के दिन हमने इस डे को ऑब्जर्व किया था। अगर इतिहास देखें तो 1993 से ही हम लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लगभग 3 मई को ही जो है अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
और उसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस डे का वो क्या है कि देखो जो प्रेस है, प्रेस आप समझते होंगे, उसकी फ्रीडम के ऊपर काम किया जाए। जो जर्नलिस्ट है वो खुला एक तरीके से काम कर सके, उनको इंडिपेंडेंस काफी हद तक दी जाए। और जो भी जर्नलिस्ट जिनकी जान चली जाती है हमारी कंट्री के अंदर अपना कर्तव्य करते करते, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। उसी वजह से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है, वो है थीम। इस साल का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। यहाँ पे आपको ध्यान देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है SRFTI के बारे में, मतलब कि सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बारे में। इस इंस्टीट्यूट ने संडे में ऑर्गेनाइज किया था एक कॉन्वोकेशन, मतलब कि अलग अलग पर्सनालिटीज आए थे यहाँ पर। तो 2 मई को ये काम किया गया था, 2 मई को एक कन्वोकेशन हुआ था। नाउ ये जो डे है ये मार्क करता है, अभी हम लोग सत्यजीत राय जी के बारे में बात करें तो ये फिल्म के एक बहुत बड़े आप कह सकते हो शहंशाह रह चुके हैं। और इनकी 100वीं एनिवर्सरी को 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। तो इसी के अवसर पर ये सब चीजें हुई हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ डिस्कस करेंगे सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बारे में। ये एक फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट है जो कि लोकेटेड है कोलकाता के अंदर, यानी वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम पड़ा है सत्यजीत राय जी के नाम के ऊपर ही, जिनका पिक्चर हम लोगों ने अभी आगे देखा था। नाउ ये जो इंस्टीट्यूट है इसका मेन काम क्या है, ये प्रोवाइड करवाता है हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन हो गए या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गया, किस चीज में, आर्ट और टेक्निक के उसमें, यानी कि जो टेलीविजन प्रोडक्शन हो गया या फिर फिल्म बनाना हो गया, तो इन सब चीजों के क्षेत्र में ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन देता है ये इंस्टीट्यूट। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है, इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करा गया था 1995 में। जो ये इंस्टीट्यूट है ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है, जिसको पैसा कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब भारत सरकार जो एक तरीके से फंड करती है इसको, उसके बाद ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है। नाउ ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक काफी आप कह सकते हो कि प्रेस्टिजियस फिल्म स्कूल बोला जाता है भारत के अंदर, यानी कि काफी पॉपुलर है और काफी हद तक इसकी एक रेपुटेशन है। और बेस्ट फिल्म स्कूल्स दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें भी इसका नाम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। नाउ बात करते हैं अगेन एक लास्ट आर्टिकल की। यहाँ पे बात करी गई है नाइट्रोजन प्लांट्स टू ऑक्सीजन के बारे में, मतलब कि आज के टाइम पर जो नाइट्रोजन प्लांट्स हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट में, ताकि आज के टाइम पर जो ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, उन ऑक्सीजन क्राइसिस से बचा जा सके। तो नाइट्रोजन प्लांट को कन्वर्ट करना ऑक्सीजन प्लांट में काफी इजी है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से ये करा जाता है। आज के टाइम पर कोविड-19 की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, भारत के अंदर केसेस काफी हद तक निकल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। उसको देखते हुए जो भारत सरकार है उसने ये स्टेप उठाया है कि जो नाइट्रोजन प्लांट्स होंगे उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर, मतलब कि नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि आज के टाइम पर जो ऑक्सीजन की खपत दुगनी हो चुकी है उसको पूरा किया जा सके। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे और भी पोटेंशियल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, और नाइट्रोजन प्लांट्स हैं। अब नाइट्रोजन प्लांट्स को हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। वो कैसे किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये प्रोसेस है, ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन प्लांट में, ठीक है, ये होता है एक प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन के थ्रू। कैसे होगा ये हम लोग आगे बात करेंगे। देखो जो नाइट्रोजन प्लांट है इसमें हवा में से नाइट्रोजन को छानने के लिए यहाँ पे एक छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है कार्बन मॉलिक्यूलर सीव। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन को हवा में से छानने के लिए, ऑक्सीजन को छानने के लिए कौन सी छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है, जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव। नाउ हम लोगों को क्या करना है, जो नाइट्रोजन प्लांट है उनकी छन्नी को बदल देना है,
उस छन्नी में जो जहां पर ये कार्बन मॉलिक्यूलर सीव लगी हुई है उसको बदलकर ZMS लगा देंगे, जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव, और उसके बाद ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। देखो, एक तो हमें मेन काम क्या करना है, ये छन्नी को बदलना है, साथ ही साथ इसको रिप्लेस करने के बाद कुछ ऑक्सीजन एनालाइजर की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल पैनल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इन दो चार चीजों की जरूरत पड़ने के बाद हम लोग कंप्लीटली नाइट्रोजन प्लांट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स में। जहां से हम लोग नाइट्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर पाएंगे, जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमारा एक और आर्टिकल बच जाता है। यहाँ पे बात करी गई है स्पेस एक्स कैप्सूल के बारे में। तो लगभग 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि रिटर्न करे हैं, वापस आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो रात में जो है, अगर हम बात करें 2 मई 2021 की रात में गल्फ ऑफ मैक्सिको में इनका एक तरीके से आप कह सकते हो लैंड हुए हैं ये लोग। यहाँ पे पिक्चर कुछ दिख रही होगी। और यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये मिशन जो है नासा से रिलेटेड है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। ठीक है, इसने यहाँ पर बोला कि जो ये रिटर्न है ये लगभग 168 दिन का एंड है। 168 दिन यहाँ पर बाद ये रिटर्न करे हैं। 4 एस्ट्रोनॉट हैं, और ये जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं, आप कह सकते हो कि ये काफी बड़ा मिशन रह चुका है। इस टाइप का मिशन जो है पहले भी हुआ था, कि जो पहले एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने भी रात में स्प्लैश डाउन किया था अर्थ के ऊपर। कब? अपोलो 8 मिशन में। ठीक है, अपोलो 8 मिशन जो कि 1968 का मिशन था, और उसके बाद जो है अब यहाँ पर इस तरीके का अगेन ऐसा काम देखने को मिला है। नाउ ये जो मिशन है ये पार्ट रह चुका है नासा के एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्पेस एक्स के साथ। यानी स्पेस एक्स जो कंपनी किसकी है? इलॉन मस्क की। ठीक है, इलॉन फाउंड करा गया था इसको 2002 में। इलॉन मस्क जो कि CEO हैं टेस्ला के भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके साथ पार्टनरशिप करके जो है नासा ने ये सारी चीजें, ये सारा मिशन पूरा सक्सेसफुली निपटाया है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को सारे आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो का एनालिसिस समाप्त। और गाइज, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर मुझे जरूर फॉलो करना, और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वहां पर अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।